गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी के? बहुत बहुत नमस्कार। फैजान हुसैन, हेमंत सिंह, बिहारी बाबू, प्राची, सनी यादव, सुषमा, दिव्या प्रकाश, राहुल, शिव प्रताप सिंह, अनिकेत, शुभम, आशीष, जय, ईशांत यादव, मनोवर, दीपिका, प्रिंस यादव, दिव्या प्रकाश, हेमंत सिंह, राहुल, सुषमा, खुशरुद्दीन। क्या हाल चाल बा? बढ़िया बा, ठीक बा। अमरजीत, स्नेहा, आर्या, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कीर्ति, स्नेहाशीष, कर्माकर, दिलीप, जय, राहुल, सुरभि, देव कुमार, निधि यादव, बहुत सारे नाम मैंने ले लिए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी समझ पा रहे होंगे कि सबका नाम लेना संभव नहीं है, बीच बीच में नाम आ जाएंगे। आज आखिरी क्लास आप लोगों के साथ में। थोड़ा सा भूपेंद्र चौहान कह रहे हैं नमस्कार मुजफ्फरनगर से। मन थोड़ा सा भावुक भी हो रहा है कि कुछ नाम जो है हम रोज पढ़ते हैं। ये बिहारी बाबू, ये बच्चे का नाम डेली आता है क्लास में, है ना। फैजान, ये डेली आते हैं। ईशांत यादव, रवि, दिलीप। तो एक इमोशनल कनेक्ट तो हो ही जाता है। हाँ, बड़ा भारी भारी सा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। अभी इससे बाहर निकलते हैं, क्लास आखिर में लास्ट है, उसके बाद बात में करेंगे, है ना। तो पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये क्या हुआ? लग रहा भैया बोर्ड भी मना कर रहा है, हैं? ये क्या हो गया? और टाइम भी लिखा रहा है सुबह के 8:52, रात के 9 बजे का इसने 52 मिनट बना दिया है। हम्म हम्म। चले, चलो। राहुल मीना भाई है कि राहुल मीना और एक ईशांत यादव भाई, ये दोनों, इन्होंने खून पी लिया इस क्लास में। ये दोनों बड़े परेशान रहते हैं नाम सुनने के लिए। भैया 3 बार ईशांत यादव जी हमारी क्लास में जुड़े हुए हैं। सब बच्चे इनकी शकल सूरत याद कर लो। और एक है राहुल मीना, ठीक है। घर का एड्रेस लिख देना भैया, चिट्ठी भी लिख देंगे हम आपके, है ना। बहुत परेशान रहते हो भाई तुम दोनों। कोई बात नहीं अमन, बाद में देख लेना। रंजीत, काजल नैन कह रही है फेयरवेल है आज। बाकी ऐसा नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं कि कोई हमारे संबंध समाप्त हो जाएंगे अभी, बल्कि आपका मतलब बढ़िया है, बल्कि आपका बैच सही टाइम पे खत्म हो रहा है। अभी मैं मुश्किल से शायद 10-12 दिन बाद ही यूट्यूब पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करा दूंगा, है ना। जो कैरेबिल का रेलवे एग्जाम चैनल है, उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम शुरू कर देंगे। तो आपसे कनेक्ट रहेंगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में भी आपको ज़्यादा मजा आएगा। और आप सभी टेलीग्राम पे भी जुड़े हुए ही हैं, तो टेलीग्राम पे मैं उन यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूंगा कि जिसमें हम क्लास लेंगे। तो अंकुर सर फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे जो बच्चा नहीं जुड़ा हो, जुड़ जाना। तो वहाँ पे डेली 10 क्वेश्चन आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। आप 10 में से कितने सही कर पा रहे हो। बाकी हम लाइव जुड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई कोई संबंध समाप्त हो गया है। हाँ, मैग्नेटिज्म के कुछ बैच में जो वो जिसमें क्लास नहीं डली है, उसमें क्लास डलवाएंगे, अपलोड करवाएंगे। हर क्लास में की बात मत सुना करो, है ना। चलो, अब यहाँ पे लिखेंगे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज, सही लिखी स्पेलिंग? आया क्या? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अरे आर्किमिडीज का सिद्धांत से पहले तो कल का भी थोड़ा सा बचा हुआ है, 1 मिनट रुको। आर्किमिडीज का सिद्धांत तो बाद में आएगा। कल मैं आपको क्लास में सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव पढ़ा रहा था। देखो, ज्यादा भावनाओं में बहने से ये होता है, ठीक है। हाँ, जयपुर में कभी मीटअप होगा बता देंगे। तो अब यहाँ पे आ जाओ, देखो। अब ये कल की क्लास में मैंने आपको जाते मैंने कमेंट हटा दिए हैं, वरना फिर पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। जब क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं, कमेंट लगा देंगे हम तभी, वरना मेरा ध्यान जो है ना एकदम भटक जाता है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है मेरे साथ, इसलिए देखता हूं तो रुका नहीं जाता फिर। देखो, कल हम सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव में लास्ट में पढ़ रहे थे। मैंने आपसे कहा था किसी भी लिक्विड की तरल की एक टेंडेंसी होती है कि लिक्विड कम से कम क्षेत्रफल में रहना चाहता है, उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव की वजह से मच्छर मक्खी पानी के ऊपर बैठ पाते हैं।
फिर मैंने बताया था कि पानी में केरोसिन ऑयल मिला दो या डिटर्जेंट पाउडर मिला दो, सरफेस टेंशन आप कम कर सकते हैं। पानी को गर्म करके भी पृष्ठ तनाव कम कर सकते हैं। ये जो मेन मेन बातें थी हमने कर ली थी, और मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको पीडीएफ से भी करा दिए थे, जो बच्चे कल आए होंगे ना पता है। अब इसी सरफेस टेंशन में हम एक बार और आएंगे। इस पर आने से पहले हमें 2 बातें और समझनी पड़ेंगी। एक बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे, हम कोइसिव फोर्स से बोलते हैं हम सहसंजक बल। सहसंजक बल। एक होता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, संजक बल। देखो बेटा, कोइसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स की डेफिनेशन ध्यान समझना, फिर इसे हम आगे यूज करेंगे अभी। कोइसिव फोर्स का मतलब होता है बेटा कि अगर एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल, एक ही पदार्थ के, जैसे मान लो कि आपने पानी लिया और यहाँ टेबल पे डाल दिया, ये पानी फैल गया, तो पानी का ही एक मोलिक्यूल, पानी का ही एक अणु बगल वाले अणु पे जो बल लगा रहा है उसे हम कहते हैं कोइसिव फोर्स। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला बल कोइसिव फोर्स है। जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, अब मान लो यहाँ पे जो धागे हैं, रेशे हैं, तो इस शर्ट का ही एक मोलिक्यूल बगल वाले मोलिक्यूल पे जो बल लगा रहा है वो कोइसिव फोर्स है। मेरे हाथ में प्लास्टिक का मार्कर है, इसी का ही मार्कर का ही एक मोलिक्यूल दूसरे पे जो बल लगा रहा है वो कोइसिव है। तो कोइसिव फोर्स वो होते हैं जो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में काम करें। यानी कि जैसे आपने घर में तेल डाल दिया, सरसों का तेल, तो सरसों का तेल का ही एक मोलिक्यूल बगल वाले मोलिक्यूल पे जो बल काम कर रहा है वो कोइसिव है। पानी के मोलिक्यूल, पानी के साथ जो बल लग रहा है कोइसिव है। कपड़े का ही अणु, कपड़े के अणु के साथ जो बल लगा रहा है वो कोइसिव है। तो लिखेंगे द फोर्सेज between the forces between the molecules of same substance the forces between the molecules of same substance, forces लिखा तो आगे r लिखना पड़ेगा। the forces between the molecules of same substance are called cohesive force। हिंदी में लिखेंगे एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल सहसंजक बल कहलाते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल सहसंजक बल कहलाएंगे। द फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। बेटा एडिसिव फोर्स क्या होते हैं? यहाँ पे नाम समझो, ऐड करना, जुड़ना। अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में जो लगेंगे वो कहलाएंगे एडिसिव फोर्स। जैसे कि आपने पानी लिया, इसके ऊपर सूती कपड़ा डाल दिया कॉटन का, तो पानी के मोलिक्यूल और सूती कपड़े के मोलिक्यूल के बीच में जो बल लगेंगे वो एडिसिव फोर्स हैं। लकड़ी ली, उसमें फेविकोल लगा दिया, तो लकड़ी फेविकोल के मोलिक्यूल के बीच में जो बल लगेगा वो एडिसिव है। आपने क्या किया कि जैसे मान लो कि आपने ये पानी जो है वो किसी इंक में मिला दिया, तो पानी इंक के मोलिक्यूल के बीच में जो लगेगा वो एडिसिव है। एडिसिव फोर्स होता है जो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में लगे हैं। तो लिखेंगे, एक काम करते हैं, इसे पूरा कॉपी पेस्ट करके इसी में ही हम करेक्शन कर लेंगे, है ना। ये एडिसिव फोर्स क्या होते हैं? द फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ different substances are called adhesive force, इन्हें लिखेंगे अलग अलग पदार्थ के बेटा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करो। अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल लगने वाले बल उधर बैठो, पिट जाओगे नहीं तो मेरे से। लगने वाले बल
असंजक बल कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, कई बार आपसे पूछ लेगा पेपर में ऐसे ही कि अलग अलग पदार्थ, डिफरेंट मोलिक्यूल्स, द फोर्सेज बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एडिसिव फोर्स। तो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में जो बल लगेंगे, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में जो बल लगेंगे वो कौन से बल कहलाएंगे? एडिसिव फोर्स। और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो बल लगेंगे वो कोहेसिव फोर्स। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं चाहता हूं कि दो चीजें आपस में चिपक जाएं, तो उनके बीच में एडिसिव फोर्स मजबूत होने चाहिए कि वीक होने चाहिए? जैसे मान लो कि आप चाह रहे हैं कि जैसे पानी है, ये सूती कपड़े के साथ बिल्कुल चिपक जाए, सूती कपड़ा से बिल्कुल सोख ले, ये लकड़ी फेविकोल से बिल्कुल चिपक जाए, तो आपको क्या लगता है कि एडिसिव फोर्स मजबूत होने चाहिए कि वीक होने चाहिए? कब ऐसा होगा? को दिखाएं, आ जाओ देखो। हेलो बोलोगे बच्चों को? चलो पहले इन्हें बोलो, गणपति बाबा बोलो इन्हें। गणपति पापा, मोरिया, गणपति पापा। मोरिया बोल रहे हैं बच्चे उधर से। ठीक है, चलो अब जाओगे ना? जाओ, वेरी गुड। अब बच्चों को पढ़ाई करने दो, अब डिस्टर्ब नहीं करना। वेरी गुड। हाँ, तो अगर मैं आपसे कहूं कि दो चीजें बेटा आपस में चिपक जाएं, तो उसके लिए एडिसिव फोर्स क्या होने चाहिए? मजबूत। भाई आप खुद सोचो, ये कपड़ा, ये पानी है, इनके बीच में एडिसिव फोर्स मजबूत होंगे। अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में बल अगर मजबूत होंगे तभी तो आपस में जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में अगर फोर्स स्ट्रोंग होंगे तो तभी वो आपस में चिपक पाएंगे। वो तो एडिसिव फोर्स स्ट्रोंग होने चाहिए। अगर एडिसिव फोर्स कमजोर रह गए तो फिर वो आपस में एड ही नहीं हो पाएंगे, चिपक ही नहीं पाएंगे। अब दूसरी चीज आप ये देखना, जैसे कि आपने सुना हो कि फेविकोल के अंदर बहुत ही एडिसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी वो किसी के साथ भी इजीली ऐड हो जाता है, लकड़ी के साथ बढ़िया से चिपक जाएगा। जो फेविक्विक है वो प्लास्टिक के साथ बहुत ही एडिसिव प्रॉपर्टी दिखाती है, चिपक जाएगी। सूती कपड़ा पानी के साथ चिपक जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई वस्तु इजीली गीली हो जाए तो उसके वो पानी के साथ उसका एडिसिव फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए। दो चीज आपस में चिपक जाए तो एडिसिव फोर्स मजबूत होगा तभी चिपकेंगी। एडिसिव फोर्स कमजोर रहेगा फिर नहीं चिपक पाएंगी। अच्छा, गणपति बाबा मोरिया क्या बात है? कमेंट। हाँ, साक्षी तुम्हें कम सुनता है क्या बेटा? ये बताओ, ये सुनने में कोई समस्या हो तो ये बताओ, फिर हम आपको लिख दें। मैग्नेटिज्म के बारे में 50 बार कमेंट कर चुके हम पिछली 4 क्लास से, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हो, पता नहीं आपको सुनता नहीं है, क्या दिक्कत है? बार बार एक ही चीज लिखना क्लास में। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो दोबारा से आते हैं हम। ये एक तरफ बेटा हम लिखेंगे सरफेस टेंशन, फिर से पृष्ठ तनाव, एक तरफ लिखेंगे हम कैपिलरिटी एक्शन, केशिका तत्व, कैपिलरिटी एक्शन, केशिका तत्व। अब वो कई बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा आपसे और बच्चा पता क्या है, बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कैपिलरिटी एक्शन पे टिक लगाना है, ये क्या है भी बताऊंगा, ये सरफेस टेंशन पे टिक लगाना है। मैं एक बड़ा सिंपल सा छोटा सा तरीका बताऊंगा आपको। आप प्रीवियस ईयर के अगर 25-30 क्वेश्चन भी होंगे ना, आप उन्हें 30 सेकंड में कर लोगे। 30 क्वेश्चन को बस देखना की कमी होगी, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ध्यान समझना कि सरफेस टेंशन कब चूज करना है और कैपिलरिटी एक्शन कब। देखो, एक तो सरफेस टेंशन से फिक्स क्वेश्चन आते हैं कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, मच्छर मक्खी पानी के ऊपर क्यों बैठते हैं, सरफेस टेंशन कैसे कम कर सकते हैं, हमने कल पढ़ लिया। अब जो सरफेस टेंशन और आपको कहां टिक लगाना होता है, अगर मान लो बेटा कभी ऐसा हो कि कोई चीज जो है वो पानी से गीली ना हो रही हो, पानी उसे गीला ना कर पा रहा हो, जैसे कि पॉलिथीन होती है ना, इसके अंदर हम सब्जी वब्जी लेके आते हैं, प्लास्टिक पॉलिथीन पानी से गीली नहीं होती। ये जो रेशमी कपड़े होते हैं है ना सिल्क के, वो पानी से गीले नहीं होते हैं। तो अगर कोई वस्तु पानी से इजीली गीली ना हो पा रही हो, यानी कि पानी को एब्जॉर्ब ना कर रही हो, या आप कह सकते हैं कि पानी उनके ऊपर अच्छे से फैल ना पा रहा हो, पानी को सोख ना पा रही हो, एब्जॉर्ब ना कर पा रही हो, तो उन सब जगह हमारा आंसर होगा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। जैसे एग्जाम्पल देखना, अगर मान लो कि जैसे आप ये लोटस का, ये कमल की पत्ती है, अगर आप लोटस जो होता है ना कमल की पत्तियां, अगर आप इन्हें सुबह सुबह देखना, जो कमल के फूल की पत्तियां होती हैं, इनके ऊपर आपको सुबह सुबह ओस की बूंदें दिखाई देंगी, और उसके ऊपर ना ओस की बूंदें ना गोल गोल ऐसी टिकी होती हैं। ओस की बूंदों से ये जो है कमल की पत्तियां गीली नहीं होती। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कमल के फूल की पत्तियां गीली क्यों नहीं होती हैं,
तो दो वजह आप बता सकते हैं। एक वजह तो ये बता सकते हैं कि जो कमल की पत्तियां हैं और जो ये पानी है, इनके बीच में एडिसिव फोर्स मजबूत है ही नहीं। अगर एडिसिव फोर्स मजबूत होता तो कमल की जो पत्तियां हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती, ये सोख लेती से अपने अंदर। या आप ये कह सकते हैं कि इसलिए ऐसा हो रहा है कि पानी के सरफेस टेंशन की वजह से पानी गोल गोल बूंदे बना के बैठा हुआ है, इसलिए वो पत्ती को गीला नहीं कर पा रहा। यानी अगर पेपर में कभी कहे कि कमल की पत्तियां पानी को गीला नहीं कर पा रही हैं, ये कमल की पत्तियां पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं, उसकी वजह क्या है? पानी का सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। या आप ये बोल सकते हैं कि कोई फोर्स यहां पे ज्यादा मजबूत है, सहसंजक बल। अगर एडिसिव फोर्स मजबूत होते तो फिर ये आपस में ऐड हो जाते, इजीली गीला कर लेती है। ऐसे अगर मान लो बेटा आपने पॉलिथीन ले ली है, पॉलिथीन या प्लास्टिक ले ली, तो पॉलिथीन आप कभी के ऊपर पानी डालना, पॉलिथीन पानी को एब्जॉर्ब थोड़े ना करती है। तभी तो हम कभी पानी से बचने के लिए प्लास्टिक पहन के जाते हैं, तो या किसी अपने मोबाइल को पॉलिथीन के अंदर रख लेते हैं, तो इसके ऊपर जब पानी गिरेगा ना, तो पानी की वजह से बूंद बूंद में इकट्ठा हो जाएगा। ये पॉलिथीन पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो अगर कभी कोई आपसे कहे कि भाई पॉलिथीन पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, कमल की पत्तियां पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं, ये तिरपाल एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, प्लास्टिक एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, इसकी वजह क्या है? पानी का सरफेस टेंशन, की पानी के पृष्ठ तनाव की वजह से पानी गोल गोल बूंद बना के बैठा हुआ है। या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एडिसिव फोर्स मजबूत नहीं है, कोई सी फोर्स मजबूत है। एडिसिव फोर्स मजबूत होते तो आपस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि कोई चीज पानी से तुरंत गीली हो जाए, एकदम पानी को एब्जॉर्ब कर ले, पानी उसके ऊपर फैल जाए, स्प्रेड हो जाए, हर उन जगह हमारा आंसर होगा कैपिलरिटी एक्शन। जैसे कि आप सुबह सुबह नहाए, आपके पूरे शरीर में पानी है, आपने टॉवल लिया, टॉवल से रगड़ा, पूरा पानी टॉवल सोख लेता है। क्यों? टॉवल के अंदर जो बेटा धागे से निकले रहते हैं ना, रेशे निकले रहते हैं टॉवल के अंदर, वो एक कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करते हैं। कैपिलरी का मतलब होता है, केशिका तत्व का मतलब होता है ऐसी ट्यूब जो सर के बाल की मोटाई की हो। अब हमारे जो टॉवल होता है उसके अंदर बारीक बारीक से रेशे होते हैं, तो जैसे हम टॉवल को रगड़ते हैं तो कैपिलरी ट्यूब पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, इजीली क्या होता है? हमारे शरीर का पानी हट जाता है। या आपने ऐसे देखा होगा कि जैसे कि आपके पास में एक दिया है और दिए के अंदर बेटा ये बाती है, ये ठीक है, इंग्लिश में बाती को कहते हैं विक, बाती, बाती। अब इसके अंदर तेल भरा हुआ है, तो बेटा जब तक तेल भरा होगा ये लगातार ये तेल को एब्जॉर्ब करती रहेगी बाती, क्योंकि जो बाती है वो रुई की है, रुई के अंदर बारीक बारीक रेशे होते हैं, वो कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करते हैं, तेल को लगातार एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अगर कहीं पर लिक्विड इजीली एब्जॉर्ब हो रहा हो, वो किस वजह से हो रहा है? कैपिलरिटी एक्शन की वजह से। या आपके पास में कोई कॉटन का कपड़ा है या न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के ऊपर आपने पानी डाला, पानी को तुरंत न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, गल जाएगा, तुरंत पूरा पानी को सोख लेगा ये। तो अगर कहीं पर अगर पानी इजीली एब्जॉर्ब हो रहा हो, पानी चीजों को गीला कर पा रहा हो, लिक्विड से चीजें गीली हो रही हो, लिक्विड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाए, यानी कैपिलरिटी एक्शन की वजह से हो रही हैं। या आप ये कह सकते हैं यहाँ पे एडिसिव फोर्स मजबूत है, यानी कि न्यूज़पेपर पानी के बीच में एडिसिव फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो ऐड हो गया। तो एडिसिव फोर्स असंजक बल के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप ऐसा कह सकते हैं। अब देखो एक शॉर्टकट दिमाग में रखेंगे, लिक्विड से चीजें गीली हो रही हैं, लिक्विड को एब्जॉर्ब कर पा रही हैं, तो कैपिलरिटी एक्शन। अगर लिक्विड से इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, लिक्विड को गीली नहीं हो पा रही है, तो आंसर हमारा सरफेस टेंशन। अब इनसे देखो आप क्वेश्चन कितना स्पीड से कर लेंगे, पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे फिर आंसर, ठीक है? फटाफट आपको आंसर देने हैं, सबके आंसर मैं चेक करूंगा अभी। ये करो, वीर प्रताप सिंह भाई टाइम से आया करो क्लास में, युवराज, दीपक, सूरज, ये करो। इसे लिखा है कि द ऑयल इन द विक ऑफ एन ऑयल लैंप राइजेस अप ड्यू टू, दीपक की बाती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो बेटा दीपक में की जो बाती उसमें तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? अगर तेल ऊपर चढ़ रहा है यानी बाती तेल को इजीली एब्जॉर्ब कर पा रही है, तो इसका मतलब है कौन सा एक्शन हो रहा होगा वहां पे? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि लालटेन की बाती जो केरोसिन ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, या जो नॉर्मल जो दिया होता है वो सरसों के तेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, हम दिवाली पे जलाते हैं, वो सब किसकी वजह से हो रहा है? कैपिलरी एक्शन की वजह से। आंसर क्या बनेगा इसका? ए ऑप्शन। अभी मैं कई सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, सबको आपको ठीक करना है। क्वेश्चन नंबर 29 करो। वाटरप्रूफ कोट और टेंट के लिए सामग्री उनके वाटरप्रूफ गुणों के कारण होती है। तो वाटरप्रूफ कोट या टेंट के पास क्या गुण होता है कि वो लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती? भाई वाटरप्रूफ का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं मेरे पास वाटरप्रूफ बैग है, इसका मतलब कि वो बैग पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। भाई वाटरप्रूफ समझ रहे हो ना, आपने कोई कोट पहना वाटरप्रूफ, या कोई आपने कहीं पे टेंट लगाया, तो वाटरप्रूफ का मतलब कि जो वाटर को एब्जॉर्ब ना कर सके, और जहां लिक्विड एब्जॉर्ब ना हो रहा हो, यानी वहां पे आंसर क्या होता है हमारा? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो 29वें का आंसर ए आएगा, है ना? दुर्गेश, बिहारी बाबू, रंजीत, शिव प्रताप, सायना, दिव्या, कृष्णा,
रंजीत, वरुण, सुनील, नेहा भारती, दिव्या, ईशांत, प्राची, देवव्रतिया, तिवारी, सबको बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहा है। 29वें का ए आएगा, यानी कि आप बातों को पकड़ पा रहे हो। अगले बात है, देखो ये क्वेश्चन हमने कल कराया था। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग। तो बर्नौली का प्रिंसिपल काम करता है एनर्जी कंजर्वेशन पे, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे। 28वें का डी है, टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें हम, ठीक है। ये आपको बताया था हमने। द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज इन ऑटोमोबाइल्स इज ए डायरेक्ट एप्लीकेशन। तो हाइड्रोलिक सब जहां पर भी आ गया वो किस पे काम करते हैं, पास्कल के नियम पे। 23वें का सी आंसर होगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं फटाफट आपको आंसर दे रहा हूं इसके। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 13। कीर्ति, शुभम मौर्य, सुषमा, अर्चिता मौर्य, करते रहो भाई। आदित्य, नाजिया प्रवीण, महक, रवीश कुमार, अच्छा रवीश कुमार जी भी देख रहे हैं। आकाश, निषाद, करो। इसने कहा कि सूती कपड़े का एक टुकड़ा अगर एक गिलास में पानी में डुबोया जाता है तो वह गीला हो जाता है। बेटा सूती कपड़ा पानी से गीला हो जा रहा है, यानी कि पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कौन सा एक्शन हो रहा है, कैपिलरिटी एक्शन, है ना। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास में अब 2-3 चीजें हमें क्लियर हो गई हैं कि एक मैंने आपसे क्या बोला कि अगर कोई आपसे ये कहे कि वर्षा की बूंद गोलाकार की और पृष्ठ तनाव की वजह से, है ना, एक बात ही पता चल गई। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन या कमल की पत्तियां पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं सरफेस टेंशन की वजह से, लेकिन सूती कपड़ा पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है कैपिलरिटी एक्शन की वजह से, है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब आते हैं हम अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इनके बारे में पहले हम एक कहानी सुनेंगे। उस कहानी से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं। देखो एक तो ना आज मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है, आज ये सर्वाइकल का दर्द बड़ा भयंकर उठ गया था, फिर मैं ऑफिस से आके सोया, थोड़ा आराम से मिला और अभी भी दिक्कत कर रहा है। लेकिन हमने सोचा था कि आज लास्ट क्लास है तो आज क्लास लेनी है, तो ये फिर से दिक्कत कर रहा है। सर्वाइकल भाई बड़ी गंभीर समस्या है, तो थोड़ा बहुत जो भी बच्चे जैसे आपकी एज बढ़े योगा वोगा करते रहना, हम लोगों को तो टाइम मिलता नहीं है, तो इसलिए शरीर जो है खराब होता जा रहा है डे बाई डे। देखो आर्किमिडीज जो थे ग्रीस यूनान में एक राजा के दरबार में थे। तो राजा ने एक बार उनसे कहा कि यार हम ना अपने खजाने के लिए लगातार हम गोल्ड खरीदते रहते हैं ताकि हमारे खजाने में अच्छा खासा सोना बना रहे। सोना बहुत पुराने जमाने से समृद्धि का एक निशानी रही है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब राजा ने कहा कि जब हम गोल्ड खरीदते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि यार इसके अंदर कुछ मिलावट की जाती हो, इसकी प्योरिटी का पता कैसे लगाएं, ऐसा तो नहीं कि हम फर्जी ऐसे ही नकली सोना खरीद रहे हो। तो उस समय क्या था भाई, कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो उसने कहा कि पता करो भाई इसके बारे में कैसे पता लगाएं। तो राजा जो था ग्रीस यूनान का, वहां पे आर्किमिडीज साहब भी थे, तो इन्होंने सोचा कि मैं पता करूंगा, और इनके दिमाग में इन्होंने ठान ली। अभी पूरा दिन सोच रहे हैं, शाम हो गई, रात हो गई, इनके दिमाग में कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा। तो रात को कहते हैं 11-12 बजे के आसपास इन्होंने सोचा कि चलो नहाते हैं, ठंडे दिमाग से फिर सोचेंगे आराम से। तो अपने बाथरूम में गए, तो वहां पे बाथ टब था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। जैसे बाथ टब में कूदे तो तुरंत इनके दिमाग में एक आइडिया आया, और कहते हैं रात को बिना कपड़ों के भागते हुए राजा के दरबार में पहुंचे हैं और इनसे कहा कि जी मुझे आइडिया आ गया है। तो राजा ने कहा भाई साहब सुबह का वेट कर लेते। कह रहे जी नहीं, आइडिया ही खतरनाक है। कह रहे कि अब मुझे पता चल गया कि हम कैसे बता सकते हैं कि जो हम गोल्ड खरीद रहे हैं वो प्योर है कि नहीं है, उसकी प्योरिटी का कैसे पता लगा सकते हो। उन्होंने कहा जी कैसे। उसने कहा जी एक काम करते हैं, हम एक क्या करेंगे, बाल्टी में पूरा पानी भर लेंगे, ऊपर तक पानी भर लिया और इस बाल्टी को एक टब में रख देंगे, ठीक। उन्होंने कहा ठीक है। अब कहेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने 1 किलो सोना खरीदा मार्केट से, तो पहले हम 1 किलो वो सोना लेंगे जिसके बारे में हमें पता है कि बिल्कुल प्योर है। उस 1 किलो सोने को बाल्टी के अंदर डालेंगे, जैसे सोना बाल्टी के अंदर गिरेगा तो कुछ पानी हटाएगा अपनी जगह बनाने के लिए, तो पानी निकल के टब में इकट्ठा हो जाएगा। उस पानी को एक साइड में रख देंगे, फिर सेम पानी से बाल्टी को भर देंगे। अब जो 1 किलो सोना मार्केट से खरीदा वो डालेंगे बाल्टी में, अगर फिर से उतना ही पानी हटा यानी कि मेटल प्योर है, अदरवाइज नहीं है,
तो मेटल की प्योरिटी का पता लगाने के लिए बिल्कुल शुरुआती जो तरीके अपनाए वो किसने अपनाए? आर्किमिडीज साहब ने, कि एक बाल्टी जो है उसमें पूरा का पूरा पानी भरा हो, उसमें हम 1 किलो सोना डालेंगे तो कुछ पानी हट जाएगा, उसे एक साइड में रखो, वापस सेम पानी से भरो, अब जो खरीदा है सोना वो डालो, और फिर से उतना ही पानी हटे तो प्योर है, अगर कम ज्यादा हो गया नहीं कुछ गड़बड़ है उसके अंदर। तो पेपर में क्वेश्चन आया कि मेटल की प्योरिटी का पता लगाने के लिए किस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है? तो प्योरिटी ऑफ मेटल्स, धातुओं की शुद्धता का पता लगाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। यही आर्किमिडीज साहब ने और भी काम किए, इन्होंने सिंपल मशीन के ऊपर काम किया, पुली जो होती है ना, जो ऐसे जो खींचते हैं, जो कुएं से पानी खींचने के लिए पुली होती है, इसके ऊपर रस्सी घूम रही होती है, लीवर उत्तोलक कहते हैं जिन्हें हम, जो लीवर का भी सिंपल मशीन ही होती है, जो घर में हमारे होता है ना, चिमटा, ये भी सिंपल मशीन ही है, ये चिमटा हो गया है ना, जैसे आप ये प्लास हो गया, ये चीज होगी, हथौड़ा हो गया, ये सब सिंपल मशीन में आते हैं जो हमारे कार्य को आसान करें। तो इन सब के ऊपर भी बड़ा काम किया आर्किमिडीज साहब ने। तो इन्होंने सिंपल मशीन जैसे पुली और लीवर पे भी काम किया है। तो पेपर में देखो सीजल मेंस में पिछले साल एक क्वेश्चन आ गया था कि लीवर, पुली, धातुओं की शुद्धता का पता लगाने के लिए लीवर वगैरह के ऊपर किस साइंटिस्ट ने बहुत कार्य किया? तो शुरुआती जो काम इनके ऊपर किया गया वो आर्किमिडीज के द्वारा किया गया। और जब आर्किमिडीज ने जब ये राजों वाला बताया मेटल की प्योरिटी का पता लगाने वाला तरीका, तो फिर उन्होंने इसके ऊपर काफी चीजें की। अब उन्हें हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि आर्किमिडीज साहब ने हमें और क्या क्या बातें बताई। अब यहां आ जाओ, देखो ये हमारे पास में एक बेटा मान लो कि एक कंटेनर है, और इसके अंदर हमने कोई फ्लूइड भर दिया। तो फ्लूइड में बेटा मैंने आपको बता रखा है कि फ्लूइड, द्रव में, लिक्विड, गैस, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते समय फ्लूइड में हम नॉर्मली पानी का एग्जांपल ले लेंगे। तो मान लो कि हमने पानी भर दिया, ठीक है, एक फ्लूइड लिया पानी। अब यहां पे मान लो कि मेरे पास बेटा एक वस्तु है ये, ठीक। अब जैसे वस्तु मान लो कि यहाँ पे मुझे कुछ किलो की है ये, जैसे मैं इसे पानी के अंदर डालूंगा ना, अब देखो क्या होगा। ये इससे समझने के लिए काम और करते हैं, अभी उस पर बाद में आते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये बेटा हमारे पास एक बीकर में पानी भरा हुआ है, इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है ये, ठीक। अगर इसका मास m है तो आपको पता है कि अगर किसी वस्तु का मास m हो तो उसका वेट, उसका भार कितना होता है? आपको ग्रेविटी वाले चैप्टर मैंने पढ़ाया था कि उसका वेट होगा mg। यानी कोई भी वस्तु हो उसका वेट, भार हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। जैसे अभी मान लो मैं भी हूं तो धरती माता मुझे भी अपने केंद्र की तरफ खींच रही है, तो हर एक वस्तु का वेट हमेशा करता है बिल्कुल नीचे की तरफ काम। लेकिन बेटा जैसे आप किसी वस्तु को किसी फ्लूइड में लेके जाओगे, किसी पानी में, हवा में, किसी लिक्विड में लेके जाओगे, तो लिक्विड बुरा मान जाएगा, कहेगा भाई साहब मेरे अंदर क्यों आ रहे हो। तो जैसे आप किसी वस्तु को किसी लिक्विड में लेके जाओगे ना, तो लिक्विड भी ऊपर की तरफ एक धक्का मारेगा, एक फोर्स लगाएगा, उसे हम कहते हैं बियॉन्ड फोर्स उत्प्लावन बल। तो कोई भी फ्लूइड जो है जो ऊपर की तरफ को फोर्स लगाता है उसे हम कहते हैं बियॉन्ड फोर्स उत्प्लावन बल। इसे मैं लिखूंगा FB से, और FB क्या है? ये बियॉन्ड फोर्स उत्प्लावन बल। अच्छा, उत्प्लावन बल लगता भी है कि नहीं लगता है, अभी मैं आपको फील करा दूंगा इसे। आप एक काम करो, आज ये क्लास खत्म होगी ना, आप एक खाली प्लास्टिक की बोतल लेना, बिल्कुल खाली, उसे टाइट बंद कर लेना। खाली प्लास्टिक की बोतल है, इसे पानी से भरी बाल्टी के अंदर दबाना और तली पे छोड़ देना। जैसे आप अपना हाथ हटाओगे ना, ये बोतल भाग के वापस ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो ये ऊपर की तरफ क्यों आ रही है? इस बोतल को तो आपने पानी की बाल्टी की तली पे रखा था, ये ऊपर इसलिए आ रही है, नहीं इसके ऊपर की तरफ कोई फोर्स बल लग रहा होगा, उस बल की वजह से ऊपर आ रही है। तो जब भी कोई वस्तु किसी फ्लूइड में, किसी द्रव में डाली जाती है तो फ्लूइड ऊपर की तरफ को एक फोर्स लगाता है, उसे हम बियॉन्ड फोर्स उत्प्लावन बल कहते हैं। और किसी वस्तु का जो वेट है वो mg कहां की तरफ काम करता है? नीचे की तरफ। तो बेटा अगर कोई वस्तु किसी फ्लूइड में हो तो उसके ऊपर दो फोर्स काम करेंगे, एक तो उस वस्तु का वेट, उसका भार कहां पे काम करेगा? नीचे की तरफ, और दूसरा उत्प्लावन बल कहां पे काम करेगा? ऊपर की तरफ। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक वस्तु एक द्रव में रखी हुई है तो उस पर कौन कौन से बल काम करते हैं, अगर कोई वस्तु किसी द्रव में रखी हुई है तो उस पर एक बल काम करता है mg नीचे की तरफ को, और द्रव का उत्प्लावन बल काम करता है ऊपर की तरफ। तो पहले लिखेंगे हम, लिखेंगे टू फोर्सेस act on a body if
इट इज प्लेस्ड इन ए फ्लूइड। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में रखी हुई हो, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में रखी हो तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। पहला वेट ऑफ बॉडी, ब्रैकेट लिखेंगे mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहला वस्तु का भार mg नीचे की ओर, पहला वस्तु का भार mg नीचे की ओर। दूसरा बियॉन्ड फोर्स ऑफ फ्लूइड इन अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरा द्रव का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। अच्छा, इतनी कहानी याद करने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम याद रखना कि अगर कोई वस्तु किसी द्रव में रखी हुई है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। वस्तु का भार mg नीचे की ओर काम करेगा, दिख रहा है आपको कि वेट mg नीचे की ओर लग रहा है, और द्रव का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। तो जिस भी द्रव के अंदर वस्तु होगी वो द्रव ऊपर की तरफ को एक बल लगाएगा, उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं, वो लगता है ऊपर की ओर। अब एक बात आप और समझना कि अगर आपने कभी एक चीज फील की है, आप किसी पत्थर को अपने हाथ में लेना, भारी सा पत्थर लेना, बहुत दर्द होगा, आपके हाथ में लगेगा यार बहुत भारी सा है। अब यही सेम पत्थर आप पानी के अंदर पकड़ना, बड़ा हल्का हल्का सा लगेगा, बड़े कंफर्टेबली पकड़ पाओगे आप इसे। हम गर्मियों में अपने मामा के यहाँ जाते थे, वो गांव में रहते थे, तो उनकी ट्वेल्व थी, तो हम 12 पर नहाने जाते थे दोपहर में। तो उस समय तो इतनी बिजली आती नहीं थी, तो कभी कभी बिजली आती थी, तो जैसे बिजली आती थी 12 चलती थी तो हम फटाक से कूद पड़ते थे नहाने के लिए। तो हम कई बार क्या करते थे, जैसे बाहर हम ईंट पकड़ रहे, कोई ईंट बड़ी भारी लगती थी, वही ईंट को जब जहां पे होदी होती है जिसके अंदर हम नहाते थे 12 में, उसे पकड़ते बड़ी हल्की हल्की सी लगती थी। उस समय हमें पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई एक चीज समझो कि मेरे पास में एक ईंट है, ये तो ईंट जो है इसका वेट तो नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये ईंट नीचे गिरना चाह रही है, लेकिन मैं इस ईंट को होल्ड करके रख रहा हूं, यानी ये नीचे की तरफ गिरना चाह रही है, मैं इसे ऊपर की तरफ रख रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे कुछ ताकत लग रही है, मेरी मसल्स यूज हो रही है, तो मुझे बहुत दम लगाना पड़ रहा है। लेकिन जब यही ईंट को मैं पानी के अंदर पकड़ूंगा तो पानी भी तो ऊपर की तरफ को फोर्स लगाएगा, यानी मेरी हेल्प करने के लिए एक फोर्स और आ गया। यानी कि जैसे ईंट पानी के अंदर मैं पकड़ूंगा तो पानी भी ऊपर की तरफ को फोर्स लगा रहा है, तो मुझे फिर उतना फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कोई भी वस्तु आपको पानी के अंदर हल्की हल्की लगती है। तो और कोई आपसे पूछे कि जब किसी वस्तु को हम फ्लूइड में रखते हैं, किसी द्रव में रखते हैं, किसी लिक्विड या गैस में रखते हैं, तो उसके भार में जो कमी आती है वो किसके बराबर आती है? तो किसी वस्तु के भार में कमी आती है जितना उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा। भाई आपको सोचो, मान लो कि अगर मैं आपसे कहूं भाई एक फोर्स लग रहा है इधर को 20 न्यूटन, इधर को लग रहा है 4 न्यूटन, तो नेट फोर्स तो कितना बचेगा? 20 में से 4 गया 16 न्यूटन नहीं बचेगा। मान लो किसी वस्तु का जो वेट था वो 100 न्यूटन का है, उत्प्लावन बल लगा 30 न्यूटन का, तो वेट तो 70 ही रह गया उसका। तो वेट में कमी आई कि नहीं आई? तो कोई वस्तु किसी द्रव में होती है तो उसके भार में कमी आती है, और उसके भार में कितनी कमी आती है? जितना कि उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगे। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक वस्तु फ्लूइड में है, द्रव में है, उसके भार में कमी आई किसके बराबर? जितना कि उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा। क्योंकि ये उत्प्लावन बल क्या कर रहा है? वेट लग रहा है नीचे की तरफ, उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स आएगा डिफरेंस। तो वेट अगर 100 है और ये ऊपर 12 है तो वेट तो 88 रह गया, भार में कमी कितनी आई? 12 न्यूटन की, क्योंकि 12 न्यूटन क्या लग रहा था? उत्प्लावन बल लग रहा था। यह एक तरीका और होता है, किसी वस्तु के भार में कितनी कमी आती है। जब बेटा किसी वस्तु को आप किसी लिक्विड में डालोगे, किसी गैस में डालोगे, तो जब वो लिक्विड आपने मान लो पानी में डाला, जब कोई वस्तु आपने मान लो पानी में डाली, जब वो वस्तु पानी के अंदर जाएगी तो कुछ पानी को हटाएगी ना। भाई मान लो बाल्टी पूरी पानी से भरी है, आपने उसके अंदर पत्थर डाल दिया, तो पत्थर अपनी जगह बनाने के लिए कुछ पानी को हटाएगा। तो जो हटाया गया पानी उसका वेट कर लो, हटाए गए पानी का जो भार होगा ना, उतनी वस्तु के भार में कमी आती है।
तो किसी वस्तु के भार में कितनी कमी आती है? जितना उसके ऊपर उत्प्लावन बल कार्य करे। या तो ये लिखा मिलेगा, या उसके द्वारा जो पानी हटाया गया उसका भार जितना हटाया गया पानी का उतनी भार में कमी आती है। तो बात हम लिखेंगे, पहले क्या लिख सकते हैं हम? लॉस इन वेट, भार में जो कमी होती है, भार में कमी, भार में कमी होती है, भार में कमी होती है बियॉन्ड फोर्स, उत्प्लावन बल के बराबर। जितना उत्प्लावन बल लगेगा वस्तु के भार में उतनी कमी आएगी। वस्तु के भार में कमी आती है जितना उसके ऊपर उत्प्लावन बल कार्य करता है। या आप ये भी कह सकते हैं भार में कितनी कमी आती है? लॉस इन वेट इसके बराबर होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। किसी वस्तु के भार में कमी, किसी वस्तु के भार में कमी होती है हटाए गए, हटाए गए द्रव के भार के बराबर। तो पेपर में तो ये लिखा मिलेगा कि जब कोई वस्तु पानी में उतरती है, किसी फ्लूइड में उतरती है, उसके भार में कितनी कमी आती है? तो लिखा मिलेगा जितना उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगे। या लिखा मिलेगा किसी वस्तु के भार में कितनी कमी आती है? जितना वो द्रव को हटाएगी, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो यहां से देखो आप ये भी तो कह सकते हो, ये भार में कमी, ये भी भार में कमी है। तो आप ये भी कह सकते हो कि किसी वस्तु पर जो उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? जितना वो लिक्विड को हटाएगी उसके भार के बराबर। इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो ना क्वेश्चन 1 और 2 को। तो आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि उत्प्लावन बल का मान कितना होता है, बियॉन्ड फोर्स का मान कितना होता है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, उत्प्लावन बल का मान होता है हटाए गए द्रव के भार के बराबर। हटाए गए द्रव के भार के बराबर, ये भी कह सकते हैं। हालांकि अब दोबारा समझते हैं पेपर के हिसाब से। वो क्या कहेगा, एक वस्तु को हमने किसी फ्लूइड में डाल दिया, लिक्विड या गैस में, उसके भार में कुछ कमी महसूस हुई, जितनी भारी वो भार थी उससे कम भारी लग रही है, तो भार में कमी किसके बराबर है? तो टेक्निकल लैंग्वेज में लिख देगा कि जितना उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा ऊपर की ओर उतनी भार में कमी आएगी। या कई बार ये लिख देगा जब कोई वस्तु किसी फ्लूइड में उतारते हैं हम, उसके भार में कितनी कमी आएगी? वो वस्तु जो पानी हटाएगी उस हटाए गए पानी के भार के बराबर कमी आएगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि उत्प्लावन बल का मान कैसे निकाल सकते हैं? उत्प्लावन बल बराबर होता है हटाए गए द्रव के भार के बराबर। तो अगर कोई वस्तु ने जो पानी हटाया, जितना उस पानी का भार होगा उतना ही उत्प्लावन बल का मान होगा। ये छोटी मोटी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ये बताओ मुझे, फिर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। यहां तक का क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ, ये बात क्लियर है कि नहीं है? अगर ये बात आपको क्लियर है कि नहीं है मुझे अभी पता चल जाएगा एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन है द वेट ऑफ ए बॉडी विल बी मैक्सिमम इन। किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा, ऑप्शन देखना भी, किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा, बेटा किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा, पहला ऑप्शन है पानी में, एक ऑप्शन है एयर में, एक ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस में, एक ऑप्शन है वैक्यूम निर्वात में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है किसी वस्तु का भार अधिकतम कहां पर होगा। करो ये। सुषमा, सनी, बिहारी बाबू, शिव प्रताप, देवव्रत, कविता देवी, नाजिया, रानी, रानी चौधरी। कमेंट बेटा सबके सेंड हो रहे हैं। ये बताओ किसी वस्तु का भार सबसे ज्यादा कहां पर होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सब बच्चे ट्राई करेंगे।
अब मेरे पास कुछ आंसर आ रहे हैं। जो बच्चा बेटा वाटर लिख रहा है उसका बिल्कुल ही गलत है। भाई एक चीज बताओ, किसी वस्तु का वेट क्या होता है? mg, वो तो नीचे की तरफ काम करता है। बेटा किसी वस्तु का वेट अधिकतम तभी तो होगा जहां पर उत्प्लावन बल कम से कम लगे या लगे ही ना। भाई किसी वस्तु के भार में कमी किसकी वजह से होती है? भार में कमी होती है उत्प्लावन बल की वजह से। अगर उत्प्लावन बल लगेगा ही नहीं तो भार में कोई कमी होगी नहीं। किसी वस्तु का भार मैक्सिमम होगा वैक्यूम निर्वात में। भाई वैक्यूम का मतलब है कि बिल्कुल खाली जगह, तो वैक्यूम तो कभी उत्प्लावन बल लगा ही नहीं सकता। किसी वस्तु को आप पानी में उतारोगे, पानी तो उत्प्लावन बल लगाएगा। भाई कोई भी फ्लूइड हो, कोई लिक्विड हो चाहे कोई गैस हो, चाहे आप एयर लो, गैसों से मिलकर बनी है, हाइड्रोजन गैस है, पानी है, ये सब तो ऊपर की तरफ को उत्प्लावन बल लगाएंगे, भार में कुछ ना कुछ कमी आएगी। वो बात है कि एयर हाइड्रोजन गैस में ना के बराबर कमी आएगी, ना के बराबर, लेकिन आएगी तो, क्योंकि वैक्यूम में तो बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। किसी वस्तु का भार अधिकतम कब होगा? जब उसके भार में कोई कमी ना आए। भार में कमी क्यों आती है? जो फ्लूइड, जो द्रव ऊपर को उत्प्लावन बल लगाता है उसकी वजह से भार में कमी आती है। तो वैक्यूम का मतलब होता है कि जहां पर ना लिक्विड हो ना गैस हो, कुछ हो ही ना, तो उत्प्लावन बल लगेगा ही नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वैक्यूम का मतलब सीधे पहुंच जाते हैं वो अंतरिक्ष में। वो सोचते हैं कि जहां ग्रेविटी नहीं है तो वेट तो जीरो हो जाएगा। अरे भैया वैक्यूम का केवल ये मतलब है कि जहां पर कोई मीडियम प्रेजेंट ना हो। जिस कमरे में आप हैं उस कमरे की एयर बाहर निकाल दो, कमरे में वैक्यूम पैदा हो गया। तो किसी वस्तु वैक्यूम पैदा होने से कमरे में ग्रेविटी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। तो वैक्यूम का मतलब है कि जहां पर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो कोई उत्प्लावन बल नहीं लगेगा। तो डी आंसर बनेगा इसका। देखो कई बच्चों ने गलत कर दिया है। अच्छा दूसरी चीज, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। ये भाई सिंपल सा ध्यान रखो, जितना कम उत्प्लावन बल लगे उतना कम भार में कमी आएगी। उत्प्लावन बल लगेगा ही नहीं तो फिर तो बिल्कुल भी भार में कमी नहीं आएगी। देखो बेटा मेरे पास में एक वस्तु है, इसका वेट मैंने कहा कि mg नीचे की तरफ काम करता है, उत्प्लावन बल बियॉन्ड फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है। तो आपने एक चीज महसूस की होगी कि आपने अपने हाथ में कोई चीज ली, आपने अपने हाथ में कोई चीज ली और उसे पानी के अंदर डाल दी। जब पत्थर लिया पानी में डाल दिया, डूब गया। लोहे की कोई भारी चीज ली, पानी में डाली, डूब गया। लेकिन आपने एक रुई का गोला लिया, पानी में तैर गया। कोई और चीज ली, पानी में तैर गई। तो कोई चीज पानी में कब तैरती है और कब डूबती है उसे हम दो प्रकार से समझेंगे। पहले एक सिंपल वाला तरीका देखो, अगर बेटा कभी ऐसा हो कि आपने कोई वस्तु को पानी में छोड़ा, तो आपको पता है कि वस्तु का भार तो हमेशा नीचे काम करता है, पानी में छोड़ोगे तो उत्प्लावन बल भी लगेगा। तो अगर किसी वस्तु का वेट जो है, अगर वो उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से ज्यादा हो, मान लो एक वस्तु का वेट तो है 100 न्यूटन, उत्प्लावन बल उसके ऊपर 10 न्यूटन का लग रहा है, तो वेट अगर वस्तु का ज्यादा होगा तो वस्तु लगातार नीचे की तरफ आएगी और तली पे आके टिक जाएगी, यानी कि डूब जाएगी। तो कोई वस्तु कब डूबती है? अगर उसका वेट ज्यादा हो उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से। तो जितने भी चीजें आप डूबते हुए देखते हो ना, पत्थर हो, लोहे की चीज हो, लोहे का गोला हो, ये सब चीजें आप पानी में छोड़ते हैं, क्यों डूबती हैं? इनका वेट तो होता है ज्यादा और पानी उत्प्लावन बल उतना लगा ही नहीं पाता। तो वेट ज्यादा है, उत्प्लावन बल बियॉन्ड फोर्स कम, इसलिए डूब जाती हैं। लेकिन अगर बेटा कभी ऐसा हो कि बियॉन्ड फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाए वस्तु के वेट से, जैसे कि आप खाली प्लास्टिक की बोतल लो, बिल्कुल खाली प्लास्टिक की बोतल, उसे बंद करके पानी में दबा के रखा, जैसे आप हाथ हटाते हो पानी की बोतल ऊपर क्यों भाग के आती है? क्योंकि पानी की जो खाली बोतल है ना उसका वजन तो बहुत कम है, लेकिन जो पानी का उत्प्लावन बल उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो अगर उत्प्लावन बल ज्यादा हो वस्तु के वेट से तो वस्तु ऊपर की तरफ भाग के आएगी और सरफेस पर आकर तैरना शुरू कर देगी। तो ऑब्जेक्ट विल मूव अपवर्ड एंड फ्लोट, तो वस्तु ऊपर की तरफ आएगी और तैरेगी। अगर बियॉन्ड फोर्स ज्यादा है, जैसे प्लास्टिक की खाली बोतल आपने यहां रखी, छोड़ते ऊपर की तरफ भागती है, सरफेस पर आके तैरती है, वस्तु ऊपर की तरफ उठेगी, वस्तु ऊपर की तरफ उठेगी और सतह पर तैरेगी। अच्छा बेटा अगर ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएं, तो अगर उत्प्लावन बल और किसी वस्तु का वेट हो जाए बराबर, तो हम कहेंगे हमें इक्विलिब्रियम मिला, साम्य अवस्था। ना तो वस्तु नीचे की तरफ को भाग के तली पे टिकेगी, ना ऊपर की तरफ को उठेगी। अगर ये यहाँ पे आपने छोड़ दिया तो यहीं कहीं टिकी रहेगी, यहाँ छोड़ दिया तो यहीं कहीं टिकी रहेगी, यानी कि इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, ना नीचे जाएगी ना ऊपर, इक्विलिब्रियम।
साम्य अवस्था। तो अगर बियॉन्ड फोर्स और वस्तु का वेट बराबर हो जाए तो आपको साम्य अवस्था प्राप्त होगी, यानी कि ना वस्तु नीचे की तरफ जाके तली पर टिकेगी, ना भाग के ऊपर की तरफ को आएगी, जहां पर टिका दोगे वहीं पर झूलती रहेगी, साम्य अवस्था। अगर वस्तु का बियॉन्ड फोर्स ज्यादा ऊपर की तरफ को उठेगी, सरफेस पे जाके तैरेगी, वेट ज्यादा हो तो क्या करेगी, नीचे आके डूब जाएगी। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर एक चीज बताओ, अगर हम ये चाहते हैं कि एक वस्तु तैरे, बड़े से तैरे, तो सिंपल सी बात है, तैरने के लिए ये बियॉन्ड फोर्स ज्यादा लगना चाहिए। भाई बियॉन्ड फोर्स ज्यादा लगेगा तो वस्तु को उठा के रखेगा, ये तो वस्तु का तैरना ज्यादा आसान होगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। अगर वेट ज्यादा हो गया तो वस्तु तो लगातार नीचे की तरफ बैठती रहेगी, डूबी जाएगी। यानी अगर मुझे तैराना है किसी वस्तु को तो बियॉन्ड फोर्स होना चाहिए ज्यादा। ये बियॉन्ड फोर्स ज्यादा कब लगता है बेटा, जो बियॉन्ड फोर्स जो उत्प्लावन बल है ना, ये कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, ये डिपेंड करता है कि जिसके अंदर आपने वस्तु छोड़ी उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी ज्यादा है। वही चीज आप छोड़ दो पानी में, वही चीज आप छोड़ दो मरकरी पारे में, पारा बहुत ही ज्यादा डेंस है, पारे के अंदर तो एक स्टील की बॉल भी तैर सकती है, पारा इतना ज्यादा डेंस है। तो जितना ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा बियॉन्ड फोर्स लगेगा। जैसे कोई आपसे कहे कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना क्यों आसान है, समुद्र के पानी में नमक घुला हुआ है, समुद्र के पानी में आप इजीली तैर सकते हैं क्योंकि समुद्र के पानी के अंदर नमक है, समुद्र के पानी की डेंसिटी घनत्व ज्यादा है, तो समुद्र का पानी उत्प्लावन बल ज्यादा लगाएगा, आपको ऊपर की तरफ को उठा के रखेगा, इसलिए आप उसमें इजीली तैर जाओगे। तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, द वैल्यू ऑफ बियॉन्ड फोर्स डिपेंड्स ऑन, द वैल्यू ऑफ बियॉन्ड फोर्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। उत्प्लावन बल का मान, उत्प्लावन बल का मान द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ बियॉन्ड फोर्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। उत्प्लावन बल का मान द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अब ये बात आपको कितनी बढ़िया समझ में आई, ज्यादा मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन बता देगा मुझे, क्वेश्चन नंबर 4 करो। ये करना, देखो इसने कहा कि यदि कोई जहाज मीठे पानी से समुद्री जल में चला जाता है तो वह डूब जाएगा, हल्का सा ऊपर उठेगा या नीचे डूबेगा, क्या होगा भाई? एक चीज बताओ, ये मान लो कि बेटा नदी का पानी है, नदी मीठे जल का पानी है, नदी, ये समुद्र है, तो समुद्र के पानी में नमक होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है समुद्र के पानी की, तो उत्प्लावन बल ज्यादा लगाएगा। तो मान लो यहाँ पे पहले इतना तैर के चल रही थी नाव, ये जहाज जब समुद्र में जाएगा समुद्र के पानी में थोड़ा सा ऊपर को उठ जाएगी, क्योंकि समुद्र का पानी उत्प्लावन बल क्या लगाता है, बियॉन्ड फोर्स क्या लगाता है, ज्यादा, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा, राइज ए लिटिल हायर। तो जो बच्चे सी बता रहे हैं उनका ठीक है, जो बी बता रहे हैं भाई कितना गंदा आंसर दे रहे हैं आप। अभी मैंने आपको बताया था कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान है, तो समुद्र में तैरना आसान क्यों है? समुद्र के पानी में नमक है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंस पानी ज्यादा उत्प्लावन बल लगाएगा, आपको उठा के रखेगा, आप इजिली तैर जाओगे। नदी से गए समुद्र में, समुद्र के पानी की डेंसिटी ज्यादा, ऊपर को उठा देगा। एक आध धुरंधर तो यही आंसर बता दे रहा है इसका, कोई बी बता दे रहा है, और इन्हें ये भी लगता हो कि इनकी नौकरी लगनी चाहिए सरकारी, है ना? अरे भाई भगवान के सामने धूपबत्ती सुबह शाम 4 बार करने से नौकरी नहीं लगती। धूपबत्ती तो हर बच्चा कर रहा है, तो भगवान नौकरी किसे देगा? जो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करेगा। ये करो, ये उसी का भाई है पहले वाले क्वेश्चन का।
नहीं हिमानी वो नहीं कराएंगे, वो जरूरत नहीं है उसकी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, इसलिए नहीं कराएंगे। जो टॉपिक हम करा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है काम का उसे करा रहे हैं, ऐसे तो 1000 टॉपिक हो सकते हैं। ये कह रहा है कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर तैरता क्यों? उसकी वजह बताई मैंने बेटा को, जो जहाज समुद्र नदी से जाएगा समुद्र में ऊपर क्यों उठेगा वो? क्योंकि समुद्र के पानी का डेंसिटी ज्यादा होती है। सोल्ट वाटर ऑफ सी इज डेंसर, समुद्र के खारे पानी का घनत्व क्या होता है? अधिक, इसलिए ऐसा होगा, ऊपर को उठेगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो हमें दे रहे हैं उनका डी उनका सही है। बेटा रिवर के पानी की डेंसिटी ज्यादा नहीं होती, समुद्र के पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए उत्प्लावन बल ज्यादा लगाएगा, उठा के रखेगा ऊपर को। ये निधि यादव ने गलत कर दिया है, ये देवव्रत तिवारी का ठीक है, सक्सेना का ठीक है, सनाउल एसके का गलत है, ये लक्ष्य सांडल्य का सही है, संजना, दीपक, विराट, राजीव, बढ़िया, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखना बेटा, कोई वस्तु डूबती और तैरती है ना, तो कई बार उसे एक अलग तरीके से पेपर में पूछा जाता है। किसी वस्तु के डूबने तैरने वाला जो सिस्टम है, कई बार उसे एक अलग तरीके से और पूछता है वो पेपर में, उसे भी देखना। तो आज की क्लास जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक चलती रहेगी, कोई बच्चा मत बोलना टाइम हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, ठीक है। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्लास चलती रहेगी। अगर किसी को समस्या हो तो क्लास को रोक देना, अगले दिन देख लेना, कम से कम मोबाइल में तो रहेगी वो। देखो बेटा मान लो कि आपके पास में एक वस्तु है और इस वस्तु की जो डेंसिटी है वो है स्मॉल डी। डी क्या है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का घनत्व। और इस वस्तु को आप किसी फ्लूइड में किसी द्रव में डालने वाले हो और इस द्रव की डेंसिटी है कैपिटल डी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। कैपिटल डी किसका घनत्व है? द्रव का घनत्व जिसमें आप इसे डाल रहे हैं, कैपिटल डी, ठीक है। अब बड़े ध्यान समझना, ये वस्तु की डेंसिटी और ये द्रव की डेंसिटी। अब बड़े ध्यान समझना, मैं बेटा उन वस्तुओं की बात कर रहा हूं जिनके अंदर कोई खाली जगह नहीं है। यानी कि आप कटोरी ले लो, कटोरी के अंदर तो खाली जगह होती है, नाव खाली जगह होती है, घर में प्रेशर कुकर है खाली जगह होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट की जिसमें खाली जगह ना, जैसे गोला ले लिया आपने, लोहे का गोला, पत्थर ले लिया आपने, तो वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर फ्री स्पेस ना हो, खाली जगह ना हो। अगर उसकी अगर हम बात करें कि वो डूबेगा कि तैरेगा, याद रखना हर एक वो वस्तु जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व फ्लूइड से ज्यादा है वो डूबती है, जिसकी डेंसिटी कम है वो तैरती है। जैसे आपको पता है कि बादल हवा में क्यों तैरते हैं? क्योंकि बादलों की जो डेंसिटी है वो हवा से भी कम होती है। केले का पेड़ पानी में क्यों तैर जाता है? उसकी डेंसिटी कम होती है। लोहे का गोला क्यों डूबता है? उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर कोई चीज डूब रही है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा, कोई चीज तैर रही है तो उसकी डेंसिटी कम। तो डूबने तैरने के लिए कई बार ऐसे पूछता है वो, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा हो, वस्तु का घनत्व द्रव घनत्व से ज्यादा, तो वस्तु डूब जाएगी। अगर डेंसिटी कम होगी तो वस्तु क्या करेगी? फ्लोट करेगी, तैर जाएगी। अब मैं आपसे चाहे 20 क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ लोहे की चीज पानी में क्यों डूब रही है? डेंसिटी ज्यादा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि लोहे की चीज मरकरी में क्यों तैर रही है? क्योंकि मरकरी की डेंसिटी से कम डेंसिटी होगी इसलिए तैर रही है। तो डेंसिटी ज्यादा है तो डूबेगी, डेंसिटी कम है तो तैरेगी। ये बात आपको याद रखना, डेंसिटी ज्यादा पर डूबती है, डेंसिटी कम पर तैरती है, ठीक है। अब जैसे कि एक दो बड़े आसान सा क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताता हूं अलग से। देखो ये आपके ज्ञान के लिए भी है। जैसे कई बच्चे भी लिख भी रहे थे कि सर मरा हुआ आदमी क्यों तैरता है? मैं बच्चों से कहता हूं जिंदा आदमी भी तैरता है, मरा हुआ भी तैरता है। देखो यहां देखना ध्यान से, हर वो चीज तैरेगी जिसकी डेंसिटी कम है पानी से, वो पानी में तैरेगी। जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा पानी में डूबेगी। अब यहां देखना बेटा, सबसे कम डेंसिटी होती है हाइड्रोजन गैस की, इससे थोड़ी ज्यादा होती है हीलियम की। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी ज्यादा डेंसिटी होती है आइस की, है ना। उससे ज्यादा डेंसिटी होती है ह्यूमन बॉडी की, मनुष्य के शरीर की। अभी टाइम लगेगा, थोड़ा समझते रहना। उससे डेंसिटी होती है पानी की, उससे डेंसिटी होती है चाइल्ड बच्चे की, और डेंसिटी ज्यादा होती है फिर या चाइल्ड, यहां लिख लो सी वाटर, समुद्री जल। डेंसिटी ज्यादा होती है आयरन लोहे की, उससे डेंसिटी होती है मरकरी पारे की, उससे ज्यादा होती है गोल्ड सोने की, सबसे ज्यादा होती है ओस्मियम। आया बड़े ध्यान समझना बेटा, जब मैंने नीचे की तरफ को लिखा है ना, ये
जो नाम नीचे लिखा हुआ है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे लगातार डेंसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन की डेंसिटी सबसे कम है, बढ़ते बढ़ते ओस्मियम की होती है ज्यादा। तो डेंसिटी जब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं तो बढ़ रही है। अब यहां से एक बात समझना कि जो नाम नीचे लिखा हुआ है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पानी की बात करूं, ये बेटा पानी पकड़ लो क्योंकि हमारे लिए पानी ज्यादा काम की चीज है। तो पानी से नीचे जो चीजें लिखी हैं इनकी डेंसिटी ज्यादा है, ये सब पानी के अंदर डूबेंगी। जो पानी से ऊपर लिखी है इनकी डेंसिटी पानी से कम है, पानी में तैरेंगी। तो पानी से जो ऊपर है वो पानी में तैरेंगी, जो पानी से नीचे पानी में डूबेंगी। चेक करके देखते हैं। मुझे एक चीज बताओ, ये बेटा मैंने लिखा पानी, पानी से ऊपर लिखा आइस। क्या आइस पानी में तैरती है कि नहीं तैरती है? यस, आइस पानी में तैरती है क्योंकि आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है। बेटा पानी की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आइस की जो डेंसिटी होती है वो होती है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आइस पानी के अंदर तैरती है। अब इसकी डेंसिटी जो है आइस की पानी की डेंसिटी की 90% है। जब बर्फ को हम पानी में डालेंगे ना तो बर्फ 90% पानी में डूबेगी, 10% बाहर रहेगी। जिंदा आदमी भी पानी में देखो तैरता है लेकिन मर जाता है। अगर आपको तैरना नहीं आता ना, जिंदा आदमी भी तैरेगा। उसमें एक मेटल है, देखो बेटा जो ह्यूमन बॉडी है इसकी डेंसिटी होती है 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी पानी से कम है। हम पानी में पूर्ण रूप से डूब नहीं सकते लेकिन मर जरूर जाएंगे अगर तैरना नहीं आता। क्यों भाई? हमारी जो डेंसिटी है वो 0.98 है, यानी हमारी डेंसिटी पानी की डेंसिटी की 98%। तो एक आदमी से तैरना नहीं आता और वो पानी के अंदर उतर जाए तो उसके शरीर का 98% हिस्सा पानी के अंदर रहेगा। तो डूबा तो है नहीं, 98% हिस्सा पानी के अंदर, लेकिन मर क्यों जा रहा है? क्योंकि नाक और मुंह से ऊपर पानी पहुंच गया। तो अगर कभी पानी घूमना रहा हो, स्विमिंग पूल का साफ मतलब शांत पानी हो, अगर आपको बिल्कुल भी तैरना नहीं आता, पानी में उतर जाओ, आपका केवल 98% हिस्सा अंदर रहेगा, हल्का फुल्का हिस्सा आपको बाहर दिखेगा। वो बात अलग है जब आप डूबने लगोगे तो आप हाथ पैर बाहर निकालोगे तो 2% में आपके हाथ ही बाहर रहेंगे, पूरा पूरी गर्दन अंदर आ जाएगी। तो जिंदा आदमी भी पानी में तैरता ही है लेकिन मर क्यों जाता है? क्योंकि 98% पानी के अंदर है। लेकिन जब आदमी मरता है ना तो उसकी बॉडी के अंदर गैसें डिकम्पोज होती हैं, उसका शरीर फूल जाता है। शरीर फूल जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए आपको ज्यादा तैरता हुआ दिखाई देता है। आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो जब आदमी मरता है तो शरीर फूल जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा शरीर का, तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी तो आदमी आपको ज्यादा बाहर दिखाई देगा। जिंदा आदमी भी तैरता है, मरा भी तैरता है, लेकिन जिंदा आदमी केवल 98% अंदर है, केवल 2% बाहर है। मरा हुआ हो सकता है कि अंदर 80% और 20% बाहर दिखे। तो जिंदा आदमी भी तैरता है। जैसे ये बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है, मरकरी है पारा। बेटा मरकरी के नीचे क्या लिखा हुआ है? इतनी सोना। तो मरकरी में सोना क्यों डूबता है? क्योंकि सोने की डेंसिटी मरकरी से भी ज्यादा है, लेकिन मरकरी के अंदर लोहा तैर जाएगा। मरकरी से ऊपर जितनी बातें लिखी हैं सब मरकरी के अंदर तैरेंगी हैं। तो मरकरी जो है उसके अंदर लोहा तैरता है लेकिन सोना डूब जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना इनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। छोटा बच्चा पानी में पूर्ण रूप से डूब सकता है। एक बड़ा वयस्क व्यक्ति उसकी डेंसिटी पानी से कम है। देखो पानी के जो ऊपर लिखा है पानी में तैरेंगे, पानी में बर्फ भी तैरेगी, हमारा शरीर भी तैरेगा। लेकिन पानी के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं 2-4-5 साल के, वो पूरे डूब सकते हैं। तो उनका ध्यान रखना है, स्विमिंग पूल के अगर आसपास हो पचड़ा के दिखेंगे भी नहीं, ऊपर से पूरे डूब सकते हैं। उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है छोटे बच्चों की। ठीक है, अच्छा अब ये बात अगर आपको समझ में आई तो पहले ये क्वेश्चन बताओ, फिर अगला पूछूंगा मैं। ध्यान से करना, तैरने के लिए डेंसिटी कम होनी चाहिए, डूबने के लिए होनी चाहिए ज्यादा। छोटे बच्चे ज्यादा डेंस होता है, छोटा बच्चा पानी में पूर्ण रूप से डूब सकता है, हल्का सा भी बाहर नहीं दिखेगा वो। यहां पे लिखा है लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है लेकिन पारे में तैरता है। बेटा लोहे का टुकड़ा पानी में डूब रहा है, यानी कि लोहे की डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी इसलिए डूब रहा है। पारे में क्यों तैर रहा है? पारे से कम होगी। यहां पे डी ऑप्शन देखो, लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक। तो बेटा लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तो लोहा पानी में डूब जाएगा, लेकिन पारे से कम है तो पारे में तैर जाएगा। तो अगर लोहे की डेंसिटी
पानी से ज्यादा, देखो लोहे का टुकड़ा पानी में क्यों डूबा, क्योंकि लोहे का घनत्व तो पानी से ज्यादा रहा होगा तब तो डूबा। लेकिन तैरे पारे में क्यों तैर गया मरकरी में, क्योंकि पारे से कम रहा होगा। तो डी इसका आंसर है। एक ये करना, क्वेश्चन नंबर 2। एक बच्चा कह रहा है कि स्टोन क्यों तैरता रामेश्वरम में। देखो उधर जो पत्थर पाए जाते हैं ना, उनके अंदर हल्के हल्के से छेद होते हैं, वो उतने डेंस नहीं होते, उनकी डेंसिटी समुद्र के पानी से कम होती है, इसलिए तैर जाते हैं वो। उन्हीं पत्थरों का यूज करके तो फिर वो पुल बनाया गया वहां पे। इसलिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के घटते हुए क्रम में, घटता हुआ क्रम बताना है। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड होता है मरकरी में क्यों डूबता है, क्योंकि गोल्ड की डेंसिटी मरकरी से भी ज्यादा है। लेकिन लोहा या स्टील क्यों तैर जाता है, उनकी कम डेंसिटी कम होती है। तो गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए गोल्ड मरकरी पारे में डूबेगा। लेकिन स्टील की बॉल क्यों तैर जाती है मरकरी में, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। तो 20 का सही आंसर है। तो ये कि बादल अपने कम होने के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। बादल क्यों तैरते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है इसलिए तैरते हैं। डेंसिटी कम होगी तो चीज तैरेगी, ज्यादा होगी तो डूब जाएगी। बेटा क्वेश्चन लिखा है यहां पे, इसने कहा है कि व्हेन द टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग थ्रू ए विस्कस मीडियम, श्यान माध्यम से गतिमान पिंड का त्वरण क्या होगा जब सीमांत वेग पर पहुंचता है। इस क्वेश्चन को यहां पे समझना ध्यान से, अभी आंसर मत देना, ये मुझे आपको पहले समझाना है। देखो एक बच्चा बार बार लिख रहा था कि जी विस्कोसिटी क्या होती है, श्यानता क्या होती है। देखो विस्कोसिटी श्यानता मतलब होता है कि किसी लिक्विड का, किसी तरल का गाढ़ापन, जैसे पानी है और शहद है, हनी, तो शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है, उसका गाढ़ापन ज्यादा है। जो चीज इजीली फ्लो कर जाए, इजीली बह जाए, उसकी विस्कोसिटी कम होती है। तो पानी का श्यानता, उसकी विस्कोसिटी कम है, पानी इजीली तैर जाता है, इजीली फ्लो कर जाएगा। लेकिन मरकरी को आप 1 किलो डाल दो, वहीं के वहीं इकट्ठा हो जाएगा, मरकरी पूरे घर में, पूरे फर्श में फैलेगा नहीं। तो विस्कोसिटी का मतलब होता है, श्यानता मतलब गाढ़ापन। तो जो लिक्विड ज्यादा गाढ़े होंगे वो इजीली फ्लो नहीं करते, जो कम गाढ़े होते हैं वो इजीली फ्लो कर जाते हैं, बह जाते हैं। अब यहां देखना, इसे लिखा है कि श्यान माध्यम से, कोई एक लिक्विड है जो इसके अंदर कुछ गाढ़ापन है, तो कह रहा है कि श्यान माध्यम से गतिमान पिंड का त्वरण क्या होगा जब वह सीमांत वेग पर पहुंचता है। सीमांत वेग क्या है, इसका मतलब क्या, ध्यान समझना। देखो अभी हम सबको ये पता है कि अगर मेरे पास में मान लो बेटा एक बहुत गहरा कंटेनर है, ये एक बहुत गहरा कुआं है, ये इसके अंदर मान लो कि कोई पानी भरा हुआ है ना, पानी ले लो, एयर ले लो, कोई लिक्विड ले लो, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा आपने कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, मान लो कि बहुत ही ज्यादा भारी है वो, उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो अपने वेट की वजह से वस्तु लगातार नीचे की तरफ आएगी। अब इसके ऊपर बेटा जो बियॉन्ड फोर्स उत्प्लावन बल लग रहा होगा बहुत ही कम लग रहा होगा। भाई अगर वस्तु लगातार नीचे की तरफ भाग रही है, यानी कि उसका वेट बहुत ज्यादा है। मान लो कि मैंने क्या किया, एक 500 किलो का लोहे का गोला ले लिया, उसे पानी में छोड़ दिया, तो गोले का वजन बहुत ही ज्यादा होगा, लगातार नीचे भाग रहा है। तो आपको पहली नजर में लग सकता है कि अगर मैं किसी भारी सी चीज को ऐसे छोड़ दूं हवा में या पानी में तो लगातार उसका वेग बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं है। जब किसी वस्तु को किसी पानी में, किसी हवा में, किसी गैस में छोड़ोगे ना, तो उस पानी की जो एयर की जो लेयर है ना, वो उसके मोशन को अपोज करती है। जैसे हम सड़क पर चलते हैं जमीन पर, तो जमीन जो सड़क है हमारे ऊपर फ्रिक्शन, घर्षण बल लगाती है, हमारे गति की कम करने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही जब कोई वस्तु किसी फ्लूइड में, यानी किसी तरल में या किसी गैस में भागती है ना, तो उसकी लेयर क्या करती है, फ्रिक्शन का काम करती है, उसकी स्पीड को कम करती है, तो उसके ऊपर एक फोर्स और लगाती है। उस फोर्स को बेटा हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स, श्यान बल। ये विस्कस फोर्स तभी लगेगा जब कोई वस्तु फ्लूइड में भाग रही होगी। इससे पहले मैंने क्या बोला था कि अगर कोई वस्तु फ्लूइड में रखी है तो 2 बल काम करेंगे, उसका वेट नीचे, उत्प्लावन बल ऊपर। लेकिन कोई वस्तु रखी नहीं है, भाग रही है लगातार, तो उस लिक्विड की जो लेयर है वो भी एक फोर्स लगाएंगी, उसे हम विस्कस फोर्स, श्यान बल कहते हैं। तो ये FV है, इसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स। मैं यहां पे अलग पेन से लिख देता हूं इसे, विस्कस फोर्स, श्यान बल, विस्कस फोर्स। ये फोर्स बेटा तभी लगता है अगर कोई वस्तु भाग रही होगी, तभी लगेगा ये श्यान बल। अब एक चीज बताना,
अभी वस्तु अपने वेट की वजह से भाग रही थी अच्छी खासी। ये बेटा एक दो फोर्स लग रहे हैं, एक उत्प्लावन बल है और एक ये विस्कस फोर्स है। अपने वेट के से नीचे भाग रही थी भाग रही थी भाग रही थी, लेकिन जब ये जिस लिक्विड में या जिस गैस में भाग रही है उसकी लिए लेयर है ऊपर को फोर्स लगा रही है, उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स क्या करेगा, इसकी स्पीड को लगातार क्या करेगा, बढ़ने देगा, अपोज करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। तो जिस के बाद वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाए, जिस सीमा के बाद वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाए, उसे हम कहते हैं सीमांत वेग, उसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग वो वेग है जिसके बाद वेग बढ़ना ही बंद हो जाए। आपको पता है अगर ये काम ना होता तो आज धरती में जीवन संभावना होता। आप बाहर निकले, अचानक से बारिश आ गई, तो वर्षा की जो बूंदें जब गिरती है ना बादलों से, लगातार उनकी वेलोसिटी बढ़ती है बढ़ती बढ़ती है, लेकिन वर्षा की बूंदें एयर से होकर आ रही हैं, तो एयर की लेयर जो है उनकी वेलोसिटी को लगातार कम करती हैं, और एक लिमिट के बाद में वर्षा की बूंद का वेग बढ़ना बंद हो जाता है। तो वर्षा की बूंद क्या करती है, उनकी जैसे बादल से गिरी तो उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, एक लिमिट के बाद बढ़ना बंद हो जाएगी, फिर लगातार उसी से गिरेगी। अगर ये ऐसा ना हुआ करता, लगातार वेलोसिटी बढ़ती रहती, तो बेटा वर्षा की बूंद जब आपकी बॉडी पर टकराती है ना, गोली की रफ्तार से टकराती, छेद कर देती है आपके शरीर में, खतरनाक काम हो जाता। बचा कि अच्छे खासे आप गए, मौसम अचानक से खराब हुआ, 100 वर्षा की बूंदें गिरी, 100 गोली लगी, आदमी खत्म, तो बड़ा खतरनाक काम बनता फिर। तो जब भी कोई वस्तु किसी एयर में, किसी गैस में, किसी लिक्विड में भागती है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक सीमा के बाद नहीं बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, एक सीमा के बाद वेग नहीं बढ़ेगा उसका, तो हम कहते हैं सीमांत वेग। अब उसका वेग ही नहीं बढ़ेगा तो बेटा हमने पढ़ रखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। जब कोई वस्तु सीमांत वेग को प्राप्त कर लेगी, यानी कि उस सीमा को प्राप्त कर लेगी जिसके बाद वेग बढ़ेगा ही नहीं, जब वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं है, तो यानी कि एक्सेलरेशन कितना है, 0। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये बेटा जो विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स श्यान बल, ये होता है 6 पाई ईटा आरवी के बराबर। यहां पे जो बेटा ईटा, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। अगर लिक्विड ज्यादा गाढ़ा है तो श्यानता गुणांक का मान ज्यादा होगा, श्यानता गुणांक। अब मुझे एक चीज बताओ, जो श्यानता गुणांक है ये, इसका अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका मात्रक निकालूं तो आप निकाल पाओगे कि नहीं। बेटा ईटा जो है वो किसके बराबर हो गया, ये विस्कस फोर्स है, नीचे आ जाएगा 6 पाई आरवी। तो फोर्स को हम नापते हैं न्यूटन में, ये 6 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई 22/7 ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, रेडियस नापेंगे ऑब्जेक्ट की मीटर में, और वेलोसिटी नापते हैं मीटर पर सेकंड में। तो सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा तो इसका मात्रक बनेगा न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला, विम्य सूत्र याद करो। मैंने आपसे कहा था कि न्यूटन की जगह आप डायरेक्ट लिखना ml t की पावर -2, सेकंड की जगह लिखना t, मीटर स्क्वायर की जगह हो जाएगा l स्क्वायर। तो इसे आप सोल्व करेंगे, एक l से l कट गया, ये l ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ml की पावर -1, 2 माइनस के t है, एक प्लस का, तो t की पावर -1, ml की पावर -1, t की पावर -1। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, श्यानता गुणांक का डायमेंशनल फॉर्मूला, ml की पावर -1, t की पावर -1। प्रणोद बल भी वही होता है जो ऊपर की तरफ को थ्रस्ट लगता है, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ को लगने वाला बल को प्रणोद कहते हैं। ठीक है, अभी यह बातें हमें कुछ क्लास में ध्यान रखनी थी। ठीक है, इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है, अगर कुछ होगा तो भाई थोड़ा बहुत अपने आप से भी आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। सारा अगर यही क्लास में पढ़ लोगे तो खुद के लिए तो कुछ छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। बाकी हम लोग आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे यूट्यूब पर। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि क्लास खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि संबंध समाप्त हो गए हैं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक संबंध बना रहेगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, अपने परिवार में खुश रहो, शादी ब्याह करो, फिर कोई मतलब नहीं हमें आपसे और आपको हमारे से, है कि नहीं। लेकिन जब तक नौकरी नहीं लगेगी तो तब तक हम आपसे मिलते रहेंगे। और जो बच्चे नहीं जुड़े हुए, मैंने बताता हूं क्लास खत्म होते ही जो भी मैं आपको कुछ बातें पढ़ाऊंगा, कुछ भी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वो हम यूट्यूब पर करेंगे। तो आप सभी टेलीग्राम पर जुड़ जाना, अंकुर सर फिजिक्स के नाम से जो मेरी बुक आएगी आने वाली है, ज्यादा टाइम नहीं है उसमें।
उसके बारे में मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे ही बताया जाएगा। अंकुर सर फिजिक्स के नाम लिखना आप टेलीग्राम पर, और जिसमें 47,000 से ज्यादा बच्चों से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब लास्ट क्लास इसलिए बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चों को भी ऐसी समस्या आए जिसका कोई सोल्यूशन ना हो रहा हो, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा कॉल नहीं करेगा, ध्यान रखना, कॉल अलाउड नहीं है, आप केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं। और वो भी कब, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं और आप सोचो कि तभी आपको आंसर मिल जाएगा, जरूरी नहीं है तभी सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि वजह उसकी ये है, क्योंकि पूरा दिन हमारी क्लास रहती है, मैं कहीं ना कहीं ऑफिस में बिजी रहता हूं, तो और कभी मान लो कुछ ऐसी समस्या आ गई कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं हो रहा है, तब आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी व्हाट्सएप के थ्रू, है ना। इस बात को ध्यान रखना। तो बाकी हम लोग मिलते रहेंगे आपसे यूट्यूब पर। तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए सेवाएं समाप्त। जो आपको पढ़ाया उसे सीखना, कुछ चीजें अपनी तरफ से भी आप ऐड करना। कभी मैंने किसी को गुस्से में कुछ कह दिया हो तो दिल से क्षमा प्रार्थी हूं मैं। कई बार टीचर क्या होता है कि पढ़ा रहा होता है, लगातार कमेंट सामने चल रहे होते हैं, तो किसी किसी कमेंट से हम कई बार ना चाहते हुए भी इरिटेट हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कभी हुआ हो किसी बच्चे को, तो उसके लिए मैं भाई क्षमा चाहूंगा कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का दिल दुखे, किसी को 2 सेकंड भी बुरा लगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो बाकी हम लोग यूट्यूब वगैरह पे मिलते रहेंगे। नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन, थैंक यू। हाँ, व्हाट्सएप चैनल भी है वैसे मेरा, है ना। एक बच्चा जो पूछ रहा है वो भी अंकुर सर फिजिक्स के नाम से है। बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़े रहना, तो वहां पर आपको डेली 10 क्वेश्चन मिलेंगे, वो करना। जो भी नई वैकेंसी आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, और बाकी बुक्स के बारे में डिटेल में वहीं बताया जाएगा, सारी चीजें वहीं होंगी। और वहीं पर जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा मैं आपको वहां इन्फॉर्म कर दूंगा कि अब आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो जो जो चीजें आपको बताई गई उनसे पढ़ लो, ठीक है। बाय, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।